वेलकम बैक। सबसे पहले अहम खबर ये है कि भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटिफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कराने में नाकामी का सामना करना पड़ा है। ज़राए के मुताबिक फैटिफ इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के बजाय रिपोर्टिंग में रखने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक भारत के सिफारती वफ्द की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भरपूर कोशिश की गई। चीन ने फैटिफ इजलास में पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हिमायत की। फैटिफ इजलास में तुर्की और जापान की जानिब से भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की गई। ख्याल रहे कि अक्टूबर 2022 में फैटिफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। पाकिस्तान 2018 से फैटिफ की ग्रे लिस्ट में था। ख्याल रहे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अरकान की तादाद 37 है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, चीन, भारत और तुर्की समेत 25 ममालिक, खलीज ताउन काउंसिल और यूरोपीय कमीशन शामिल हैं। तंजीम की बुनियादी जिम्मेदारियां आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इकदाम करना है। इसराइल का एक बार फिर ईरान पर शदीद हमला। इसराइली दारकूमत में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर इसराइली हमले के नतीजे में दर्जनों अफराद शहीद हुए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले में 20 बच्चों समेत कम से कम 60 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसराइली फ़िज़ाई हमला तेहरान के एक मसरूफ़ और गुंजान आबाद इलाके में किया गया, जहाँ शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। हमले के फ़ौरन बाद रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुँचे और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मुतादिद अफराद मलबे तले दबे होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ईरान की सरकारी ज़रा इब्लाग का कहना है इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। ईरानी अवाम और हुकूमत की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार जारी है, जबकि आलमी सतह पर भी इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक सोम का नाम दे दिया है। ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर 5वां मिसाइल हमला भी शुरू कर दिया। ईरान अब तक 200 से ज़ायद मिसाइल दाग चुका है। इसराइल में अब तक 4 हलाक और 63 जख्मी हुए हैं। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। हमलों के बाद तल अबीब और यरूशलेम में धमाके हुए। अमरीकी सिफारत खाने के अरकान पनाहगाह में चले गए हैं। तल अबीब सायरन से गूंज उठा है। शहरी बंकरों में चले गए। ईरान के चौथे हमले में यरूशलेम, तल अबीब और शेरोन के इलाकों में धमाके हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुलशनदान में 2 ईरानी मिसाइल गिरने की इत्तलात हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी हमले में 63 अफराद जख्मी, जबकि 4 अफराद हलाक होने की इत्तलात हैं। तल अबीब में हमलों के बाद मुतादिद इमारतों को आग लग गई। धुएं के बादल छा गए। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। ईरानी मीडिया ने बताया कि इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका हुआ। पहले ईरानी हमले में 100, दूसरे में 50 और तीसरे हमले में तकरीबन 50 मिसाइल शामिल थे। इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने 2 टोक ऐलान किया है कि इसराइल को भागने नहीं देंगे, मफलूज करके दम लेंगे। सुप्रीम लीडर ने एक सख्त और वाज़ेह पैगाम में कहा, जवाबी हमले में ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने कोई कोताही नहीं बरती और ये कि इसराइल का जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना था कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज इस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक मुजरिमों को सज़ा ना दे दी जाए। उन्होंने कहा कि सहूनी दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई जाएगी। ताकत की ज़बान के सिवा कोई और ज़बान में इसराइल से बात मुमकिन नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने बयान में कहा, जंग की शुरुआत इसराइल ने की थी, लेकिन इसका इख्तिताम ईरान करेगा। बयान में कहा गया है, हमने अपनी दिफाई सरहदों की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, आइंदा भी भरपूर ताकत के साथ जवाब देंगे। ईरान के पासदानाने इनकलाब ने ऐलान किया है कि इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। पासदानाने इनकलाब का कहना है कि ईरानी फ़ौज इसराइल में उन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जारहियत की जा रही है। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। पासदानाने इनकलाब ने कहा है कि ऑपरेशन वादा सादिक सोम में इसराइल की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें इसराइली फ़ौज के अड्डे और हथियार बनाने वाली इसराइली तनसीबात भी शामिल हैं। ईरानी फ़ज़ाइये ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ये वही तनसीबात हैं जहाँ से इसराइल की जानिब से ईरान पर और फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए जाते हैं। पासदारान ने दावा किया है कि इसराइली बयानात के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। पासदारान इनकलाब ने साथ ही खबरदार किया है कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है, जिस
جس پر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل پر خیبر میزائل جلد ہی داغے جائیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایران نے اسرائیل کی مدد کرنے والے ممالک کو سخت وارننگ دے دی۔ اگر کوئی بھی ملک اسرائیل کی فوجی مدد کرتا ہے تو ایران اپنے حملوں میں شدت لے آئے گا۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والا کوئی بھی ملک اپنے علاقائی فوجی اڈوں کو ایران کے جوابی حملوں کا ہدف بننے دے گا۔ عہدیدار کے مطابق ایران کی سیکیورٹی اور خود مختاری اس کی سرخ لکیر ہے۔ کسی بیرونی مداخلت کی صورت میں ایران کی کارروائیاں مزید وسعت اختیار کریں گی۔ ایران کے شہر یزد میں 5 افراد کو اسرائیل کے ساتھ تعاون کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے وسطی شہر یزد میں 5 افراد کو تصاویر لینے اور اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے پر گرفتار کیا ہے۔ ایرانی حکام نے اس حوالے سے ابھی تک تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ گرفتاریاں اس وقت کی گئیں جب ایران اور اسرائیل کے درمیان حالات کشیدہ ہیں اور دونوں ممالک جنگ کی صورتحال میں ہیں، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے جمعے کے الصبح ایران پر حملہ کر کے باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا تو پھر ایران نے 200 سے زائد میزائل داغ کر اسرائیل کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کی جو اب تک جاری ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے امریکی صدر کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا۔ امیر قطر نے بھی امریکی صدر سے رابطہ کیا، مشرق وسطی میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپانی وزیراعظم سے بھی بات کی، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ فلسطینی اور قطری وزیراعظم نے بھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مشرق وسطی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ایران نے امریکی شہریوں، اڈوں یا دیگر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیان میں کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران نے امریکی شہریوں، اڈوں یا دیگر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکہ نے کہا کہ ایرانی قیادت کا اس وقت مذاکرات کرنا دانشمندانہ ہوگا۔ امریکہ کو اسرائیلی حملوں کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی لیکن امریکہ حملوں میں ملوث نہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کا حالیہ حملہ کھلی جارحیت، عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور مشرق وسطی کو ایک بڑی جنگ کی جانب دھکیلنے کی کوشش ہے۔ عاصم افتخار نے کہا اسرائیل نے ایران پر اس وقت حملہ کیا جب امن مذاکرات کی امید بندھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حملے نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں بلکہ عالمی سفارتکاری کی توہین ہیں۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے، کسی بھی فریق کو علاقائی امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیلی حملے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیاں معمول بنتی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان کھلی جنگ جاری ہے۔ ایران صرف ہمارا ہمسایہ ہی نہیں بلکہ صدیوں پر محیط تعلقات، اخوت، تاریخ اور ثقافت کا رشتہ رکھتا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اس وقت یمن، ایران اور فلسطین کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر آج مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو یاد رکھیں کل ہر ایک کی باری آئے گی۔ تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اب صرف مسلم دنیا نہیں بلکہ مغربی دنیا کی عوام بھی کھل کر آواز بلند کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا اور اسے اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ نہ صرف ان کی افواج کی تذلیل ہوئی بلکہ ان کا عالمی تاثر بھی خاک میں مل گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی قیادت کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل اس سب میں اکیلا نہیں ہے، اسے عالمی قوتوں کی
पुष्ट पनाही हासिल है। इस्लामी दुनिया के वो ममालिक जो इसराइल के साथ सिफारती या तिजारती ताल्लुकात रखते हैं, उन्हें फौरी तौर पर ये ताल्लुकात मुनक़ता कर देने चाहिए। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, ऐसे हाथों को थामने के बजाय झटक देना चाहिए। पाकिस्तान आज भी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है, ना इसराइल को तस्लीम किया, ना ही कभी ताल्लुकात कायम किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए माली साल के बजट का खुलासा पेश किया। इसराइल के ईरान पर हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा, इसराइल ने खुली रियासती दहशतगर्दी की है, जिसकी मजम्मत करता हूँ। ईरान से हमारा तारीख़ी ताल्लुक़ है। वज़ीर आला सिंध ने बजट में वफाकी हुकूमत के रवैये पर नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा, वफाक ने बजट से सिर्फ एक दिन पहले हमें बताया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। हुकूमत IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक बजट बना रही है, जिसके तहत बड़ी रकम बचाकर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1407 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। इसके अलावा मकामी हुकूमतों के लिए 132 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। इसी तरह ज़राअत के लिए 22.5 अरब रुपए और ट्रांसपोर्ट के लिए 59 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, 17 से 22 तक की मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा किया जाएगा, जबकि तनख्वाहों और पेंशन के लिए 1.1 खरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि तालीम, सेहत, तवानाई और दाखिला के शोबों में भी खातिर खा इजाफा हुआ। तालीम के लिए 18% इजाफा, सेहत के लिए 11% और तवानाई के लिए बजट में 16.5% इजाफा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा बजट में ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए तरक्याती और माली तरजीहात तय की गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर वफाकी कारकर्दगी बेहतर हो तो सूबे में भी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। गुज़श्ता साल खैबर पख्तूनख्वा पर मुआशी दबाव बहुत ज़्यादा था और वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्स वसूलियों में कमी की वजह से सूबे को 90 अरब रुपए कम मिले। वफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुख्तस तरक्याती फ़ंड सिंध और पंजाब से भी कम रखे गए हैं, जबकि NFC और ADP की मुकम्मल रकम कभी फराहम नहीं की गई। मुज़म्मिल असलम के मुताबिक सूबे ने रवां माली साल के दौरान 93 अरब रुपए का हदफ हासिल करने का इम्कान ज़ाहिर किया है। कबायली अज़ला में साल 2024 के दौरान 20 अरब रुपए AP की मद में, जबकि 47 अरब रुपए का करंट बजट अपनी जेब से खर्च किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का सालाना तरक्याती बजट 153 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया। अगले माली साल में 810 तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिनकी मजमूई लागत 500 अरब रुपए से ज़्यादा है। नए माली साल में कोई नया कर्ज नहीं लिया जा रहा। सरकारी मुलाजमीन तकरीबन 30 से मुख्तलिफ अलाउंसेस ले रहे हैं। सेक्रेटेरिएट से बाहर के मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस से 30% मुकम्मल किया गया है।